दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को सुकून। नमस्कार। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जब बात होती है तब उसमें कई विधाओं का जिक्र आता है, जैसे कव्वाली, ठुमरी, भजन, सूफी, बहुत कुछ। और भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबी ये है कि इसमें जितने पहर हैं उतने राग हैं और उतने घराने भी। इनमें से एक घराना जो बहुत उभर कर आता है वो है जयपुर घराना। और जब हम जयपुर घराने की बात करें तो ये तो संभव ही नहीं है कि दो उस्तादों का जिक्र ना हो। आज theLens.in पर हमारे मेहमान हैं जयपुर घराने के संगीत नाटक अकादमी और पद्मश्री से सम्मानित दो उस्ताद। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब। इनके संगीत के सफ़रनामे को जानते हैं इन्हीं के जानिब और स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार। नमस्कार। theLens.in के इस गुफ्तगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए समय निकाला। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। theLens.in में आपने हमें याद किया, दावत दी, उसके लिए हम आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन आप इतना अच्छा बोल रही थी कि आज के दौर में बड़ा मुश्किल है कि इतनी बारीकियां जानना कि रदीफ, काफिया, बहर, घराने, राग, ये एक अपने आप में सिर्फ किताबों तक महदूद हो गया है। लोग इसको बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो जानते ही हैं। अब जहाँ तक आपने बताया तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि रायपुर से हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। हम पिछले तकरीबन 35-40 साल से यहाँ आ रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन, टाइम टू टाइम, या तो आकाशवाणी ने बुलाया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया या फिर अलग अलग लोगों ने। लेकिन इतना प्यारी जगह है, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा म्यूज़िक समझते हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। अगर हम ये जगह ऐसी नहीं होती तो ये बातें हम नहीं कहते, लेकिन सच्चाई है, ईमानदारी है। तो आप यकीन माने, रायपुर में न जाने कितने प्रोग्राम दिए जो हमें याद भी नहीं है, लेकिन यादगार है। यहाँ की मोहब्बत, यहाँ का प्यार, यहाँ का खुलूस उसमें शामिल है, इसलिए हम आते ही रहते हैं। शुक्रिया सर। आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, इनफैक्ट दोनों से ही, कि दुनिया के कोने कोने में आप लोगों ने परफॉर्म किया है, लेकिन जब आपकी संगीत यात्रा के गुलदस्ते की हम बात करेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है उसका शुमार होना बेहद लाजमी सा हो जाता है। उसका जो रिश्ता है आपका, उस शायरी से जो रिश्ता है, उस गज़ल से जो रिश्ता है, वो हमें बताएं। देखिए, 1978 में हम अंबिकापुर आए थे। यहीं करीब है अंबिकापुर, जो अब मध्य प्रदेश में हुआ करता था। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। वहाँ डायरेक्टर थे अमीर हनफी साहब। उन्होंने गज़ल दी थी, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। उस गज़ल से एक हमारी पहचान बनी। और छत्तीसगढ़ से तो हमारा वैसे भी ताल्लुक़ है। 1978 से अब तक ये जितना भी रायपुर और जहाँ जो करीब करीब जो भी शहर हैं, हम सब जगह गए। वो सब जगह हमें आनंद आया। अंबिकापुर में जहाँ तक आपने बताया, तो मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा,
इसकी कंपोजिशन भी इन्हीं फ़ज़ाओं में हुई है छत्तीसगढ़ की। और हमें अचानक मरहूम अमीर अहमद हनफी साहब ने ये गज़ल दी थी कि मियाँ ये गज़ल देखिए। तो हमने उनसे कहा सरकार अभी 2 घंटे बाद कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगी, कैसे गाएंगे? अल्लाह का नाम लीजिए, ख़ानदानी लोग हैं, कर लेंगे। तो मैंने चलिए आपकी दुआएं शामिल हैं तो ज़रूर करेंगे। आप यकीन मानिए कि इसकी कंपोजिशन वहीं होती रही। पहले मुखड़ा हुआ, फिर उसका दूसरा शेर हो गया, ऐसे करके हमने जो रिकॉर्ड में गाई है मुश्किल से कोई 7-8 मिनट होगी। और अंबिकापुर में लाइव कॉन्सर्ट में, आकाशवाणी कॉन्सर्ट में, ये हमने तकरीबन 45 मिनट गाई है। और रायपुर की बहुत सारी यादगारें ऐसी हैं कि ताज्जुब होगा आपको। एक वक्त में 35 साल हो गए तो हम आए थे जगदलपुर कॉन्सर्ट में। इत्तेफाक है ईद का चांद वहाँ नज़र आ गया। तो अब हमने सबसे पता लगाया कि साहब इससे नियर बाई जगह बताइए। तो उन्होंने कुछ जगहें अलग बताई, लेकिन हमें फिर सबसे अच्छा लगा कि साहब रायपुर चले जाइए। हम रायपुर यहाँ हाजिर हुए और हमारे एक अच्छे कलाकार हैं सुरेश जी, उन्होंने एक हमारी ऐसी फैमिली से मुलाकात कराई जहाँ पे आप बैठी हैं, मोहम्मद सिद्दीक साहब और उनके बेटे शम्स और हमारी बाजी। आज 35-40 साल हो गए और ये रिश्ता कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। यही वजह है कि ना कोई होटल ना कोई और दूसरा घर, हम यूँ रखते हैं कि हमारा घर है। 7वीं पीढ़ी है जो संगीत की खिदमत में है। आपके जो वालिद साहब थे उस्ताद उस्ताद अफजल हुसैन साहब, वो भी बहुत बड़े संगीतकार थे और वो साथ में पिता होने के अलावा आपके गुरु भी थे। तो जब पिता जो गुरु होते हैं और गुरु से फिर वो पिता होते हैं तो कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पिताजी का ये फरमाना था हमारी माता श्री को कि गुरुकुल में पुत्र बना के मन में भेजना बल्कि शिष्य बना के भेजना। वहाँ के अदब व आदाब हैं, जो सीखेगा वही पाएगा। तो हमारे वालिद साहब हमेशा हमसे ही कहते थे हर प्रोग्राम को पहला प्रोग्राम मानो और मेरी कॉपी ज़रूर करो इल्म की, लेकिन मेरा टोन नहीं। कुदरत के यहाँ से जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी भी पहचान होती है, तो अपनी शनाख्त मत खो देना। तो इसलिए और हमने उनसे सवाल किया कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में क्या अंतर है। तो बोले शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है, राग की बंदिश, राग के अलंकार, राग की सरगम, ये सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है। और सुगम संगीत भजन में जो है शब्द प्रधान है ना, तो भक्ति रस झलकना चाहिए और गज़ल में तगज़ुल झलकना चाहिए और गीत में रोमानियत और सूफ़ी रिज़म। सूफ़ी ब्रह्म ज्ञानी को कहते हैं जो अपनी खानकाहों में सुनते हैं और हर चीज़ का ताल्लुक़ उससे ही जोड़ते हैं। लेकिन पिता और गुरु की बात आप कर रही थी, तो हमारे वालिद मोहतरम, हम जब गुरुकुल में जाते थे उस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे उस्ताद होते थे, हमारे गुरु होते थे। उस हद से निकलने के बाद वो हमारे पिता होते थे, जैसे कि हमारे पिता थे ही, आज भी हैं, रहेंगे। तो एक किरदार जिस तरह निभाते हैं ना फैमिली में, कोई किसी का फादर है तो किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो उस वक्त वो गुरु होते थे गुरुकुल में, बाहर निकल के हमारे पिता होते थे और वो फिर हमें उस रूप से भी समझाते थे, प्यार से, मोहब्बत से। लेकिन वहाँ डांट फटकार की जगह सिखाते थे कि नहीं, ये चीज़ अगर गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, लेसन दिया है तो याद करके आना होगा। और दूसरा, उन लोगों के इतने प्यारे सिस्टम थे और इतने अपने आप में
जिसको कहना चाहिए स्टिक थे कि नहीं, गुरुकुल का टाइम अगर आप उस पर नहीं पहुँचे दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब वो चाहे हमारा शिष्य, उनका शिष्य हो, चाहे बच्चा हो, बंद हो गया तो बंद हो गया, फिर नहीं जा सकते आप, फिर आप दूसरे दिन ही जाएंगे। ये उनके सबके बड़े कठिन, सारे सारे गुरुकुल के यही तरीके थे। अच्छा, तो बेटों के लिए कोई ऐसी रियायत नहीं थी? इसमें रियायत काम ही नहीं करती है, क्योंकि अगर उसूल है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो घरानों की एक परंपरा है। जब हम पटियाला घराना कहते हैं तो हमें कव्वाली जो है वो जहन में आती है, रामपुर घराना कह ले तो ठुमरियाँ आती है। जब जयपुर घराने की बात करें तो उसमें क्या खासियत है? देखिए, जयपुर घराने की अपनी बंदिश का ख्याल और एक अलग इनफरादियत पहचान, यही अपनी यूनिवर्सिटी हर शहर में होती है, लेकिन अपनी एक पहचान फला जगह की ये यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे ही अपनी पहचान। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है, उसके नाते सारे घराने अपनी जगह नायाब हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन पहचान कैसे होती है कि किसी की रागदारी अच्छी होती है और रागदारी में भी किसी की विलंबित बहुत परफेक्ट होती है। ऐसा नहीं कि दूसरों की ख़राब होती है, लेकिन उस पर वो रियाज कर लेते हैं। किसी की रागदारी अच्छी है, किसी के अलंकार अच्छे हैं, किसी की लयकारी अच्छी है। तो हमारे यहाँ, क्योंकि राजस्थान में ख़ासतौर से जयपुर में राग के साथ, बंदिश के साथ लय का बहुत ध्यान रखा जाता है और उस पर नज़रसानी की जाती है, और उस नाते जयपुर की अपनी एक अलग सी इनफरादियत है और विशेषता है जिसको सब लोग सराहते हैं। सराहने से आपके भी संगीत को जिस तरीके से दुनिया के हर कोने में सराहा जा रहा है, और आपकी विशेषता ये रही है कि आपने शायरी का बहुत ख्याल रखा है। आपकी बंदिशों में, आपके गायन में शायरी जो है हमेशा से बहुत अच्छे से उभर के आती है। लेकिन जब हम इस दौर की बात करते हैं जहाँ पर भाषाएं जो है वो कहीं पर मिलती मिक्स होती जा रही है, हिंदी या उर्दू में आप कहें तो अंग्रेज़ी का एक बड़ा सा समावेश हो जा रहा है। जैसे हम जेनजी कह रहे हैं तो उनको हिंदी या देवनागरी शायद लिपि लिखना भी कठिन हो, और वहाँ पर हम आते हैं गज़ल की जो रौनक है वो है उर्दू ज़बान। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज के दौर में कहीं उर्दू को लेकर भी जो है थोड़ी सी जो है लोगों में कहीं बचाव है, या फिर उससे थोड़ा परहेज़ कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई बदलाव आप देख रहे हैं? कि सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी कमी है कि लोगों ने इसको एक तरीके से फिक्स कर दिया है कि ये उर्दू मुस्लिम ज़बान है, जो कि नहीं है। एक आम ज़बान होती है। उर्दू के लफ्ज़ी माने हैं लश्कर, मिलिट्री। तो जिस तरह आर्मी में डिफरेंट स्टेट्स के बंदे होते हैं और उनकी एक दूसरा आपस में बातें सीख जाते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, तो उसी तरह उर्दू सबकी है। लेकिन सबसे बड़ा जो हम अपने आप में एक कमी महसूस करते हैं, अगर हम मुस्लिम मुआशरे की भी बात करें, मुस्लिम कल्चर की भी बात करें, तो आजकल वहाँ भी उर्दू नहीं है। क्यों नहीं है? स्कूलिंग नहीं है, घर में बोली जाती है। तो घर की बोलचाल के हिसाब से अगर आप ये कह रहे हैं कि उर्दू बहुत अच्छी है तो अलग बात है। बाकी उर्दू का पढ़ना, लिखना, जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी उसका मुताला ज़रूरी है, स्टडी, और उस स्टडी के बगैर आपको उर्दू की चाशनी का मज़ा नहीं आएगा। और ये ज़बान अपने आप में हमने जो महसूस किया है इतने सालों में, इतनी अपनी यात्रा में, सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि अपने आप को आदमी कमतर समझता है, अपने आप को छोटा, सामने वाले को बड़ा, इज़्ज़त देता है, रिगार्ड देता है। यही इसकी खूबी है। और बोलचाल में इतनी लचक, इतनी शीरी है कि हर आदमी इसको अपना मानता है। जैसे कि मैं आपके दौलत खाने हाजिर होऊंगा, आप ये फरमाएंगे, आप ज़रूर आइए, तशरीफ लाएं। आपके दौलत खाने जैसे ये है ना, तो ऐसे ही अपने आप को कमतर बोला जाता है। नहीं, जैसे ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम आपके दौलत खाने आएंगे, आप ये कहेंगे मेरे गरीब खाने आइए। हाँ, तो ये एक लहजा ऐसा है कि जिसमें
सामने वाले को ज़्यादा रिगार्ड दिया जाता है बनिस्बत अपने आप के, कि भाई आप अपने आप को बड़ा नहीं कह सकते, और आप बड़ा कहेंगे तो आप भी बड़े नहीं रहेंगे। अच्छा, रेख्ता जी। रेख्ता की तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, ये सुना है कि किसी ऐद में एक मीर भी था। तो मतलब रेख्ता यानी उर्दू का पुराना नाम है। तो ये जी बिल्कुल, ये हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। सर एक और बदलाव हम देख रहे हैं कि जब कॉम्पोजिशन होती है, जैसे आप लोग जो धुन है, आप लोग कंपोजर्स भी हैं, आप लोगों ने संगीत भी दिया है। एक दौर था जब एक पूरा एल्बम, चाहे वो हम प्राइवेट एल्बम की बात कर रहे हैं या फिल्मों के एल्बम की बात कर रहे हैं, जैसे आपका ही जब पहला एल्बम आया गुलदस्ता, कल्याण जी आनंद जी ने जो है उसका संगीत दिया था, हसरत जयपुरी साहब जो थे शायर थे उसमें। लेकिन तब ये था कि एक पूरा एक कंपोज़र जो होता था पूरे एल्बम को तैयार करता था, इस तरीके से वो भी एनरिच होता था और वो संगीत भी बेहतर सुनाई देता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो, मतलब हम सब उसमें शामिल है, कि कहीं हमारे पेशेंस का जो लेवल है वो इतना कम हुआ है कि 25 मिनट की जो एक एक बंदिश हम कॉन्सर्ट्स में सुनते थे, अब कहीं 25 सेकंड का रह गया है। तो इस दौर में आप कॉम्पोजिशन जो है संगीतकारों के लिए आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? जल्दबाजी बहुत है, जल्दी की वजह से ही ये जो आजकल म्यूज़िक चलता है तो वो बहुत टाइम नहीं जाता और शॉर्ट में ही वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में जितने भी मौसीक़ार होते थे, गुलकार होते थे, कलमकार होते थे, वो इतना अपने आप में डूब के काम करते थे कि वो जब तक अपने आप में खुद सेटिस्फाई नहीं होते थे वो मानते नहीं थे ये चीज़ हो गई। लेकिन आजकल का दौर तो ये है कि टाइम नहीं है, जल्दी से कर दी, पर शॉर्ट अपने आप में कुछ भी नहीं होता, ना मौसीकी होती, ना शायरी होती, ना इंसान की ज़िंदगी होती है। वो जितनी ज़िंदगी उसने दी उस एतबार से ही वो अपने सफ़र को तय करेगा। तो कंपोजिशन तो ऐसी चीज़ है कि जब सामने वर्ड आते हैं तो आपके जहन में अपने आप कुछ ना कुछ नक्शा चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं अपने आप इमेजिनेशन। एक पेंटर होता है, वो अपनी पेंटिंग जो है वो कागज़ पे ले आता है, कैनवास पे ले आता है। मौसीक़ार उसको धुन बना के दूसरों को गाता है, सिखाता है या गाता है। तो जल्दबाजी इसलिए हो रही है, तो उसी वजह से आज के दौर में मौसीकी में वो मज़ा नहीं है, ना तो शायरी है ना मौसीकी है। और किसी को बुरा कहना तो मुनासिब नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन अगर इसको सिस्टमेटिक और तरीके से काम करें, जैसे आज के दौर में हर आदमी को जल्दी है। हम ये कहते हैं कि अगर आपको इल्म सीखना है, यानी कि संगीत की विद्या हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे, तो स्टेप बाय स्टेप ही जाएगी। आप चाहेंगे जंप करके जाएंगे तो आप फिर वापस उस तरीके से तो नहीं पहुंच सकते जिस तरीके से टेरेस जाके छत पे जाते हैं हम। तो ये जंपिंग वाला काम जो चल रहा है वो मुनासिब नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें कायम रहने वाला काम नहीं है। आप दोनों के साहबजादे जो हैं वो भी संगीत की सेवा में हैं, वो 8वीं पीढ़ी हैं और उनके साथ एक नया जनरेशन भी संगीत में कदम रख रहा है। आप नई पीढ़ी से जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तानी क्लासिकल, इसको लेकर क्या उम्मीदें हैं आप दोनों की? देखिए, हमने अपने बच्चों को ये इजाज़त दी आज के दौर के हिसाब से, क्योंकि ज़माना जो है, ज़माना साजी भी ज़रूरी होनी चाहिए, कि देखिए आप अपना फ़न जो घराने का है वो सीख ज़रूर लीजिए। आप करें ना करें ये हम, आप तो अपने फ़न को सीख ज़रूर लीजिए। आप करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है। और कोई भी म्यूज़िक ख़राब नहीं होता, बेसुरा और बेताला नहीं होना चाहिए, ये हमारा मानना है। तो आज की जनरेशन को आज के म्यूज़िक से भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना होगा, नहीं तो वो शख्स आगे नहीं जा सकता। तो हमने उनको इजाज़त दे रखी है कि ये भी म्यूज़िक गाइए, लेकिन बस ये नहीं होना चाहिए कि उसमें हुड़दंग हो या बेसुरापन हो या बेताला हो या आपके दिल को नहीं छुए या किसी के दिमाग पे असर नहीं करे, वो काम नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे जो घराने की उस्ताद जमाल बख्श खां, वो हुए, उनके पुत्र मम्मन खान की पुत्र
फजल हुसैन के पुत्र अफजल हुसैन, फिर अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन। अहमद हुसैन साहब के जो दो साहबजादे जावेद हुसैन और मुअज़्ज़म हुसैन जो मेरे दामाद भी हैं, और मेरा बेटा इमरान हुसैन। उसके अलावा हमारी 7वीं पीढ़ी भी घर ही है, असद हुसैन, और असद हुसैन इनके पुत्र हैं, और अली हुसैन। लेकिन देखिए, पीढ़ियाँ तो एक ऐसा सिस्टम है कि वो तो चलती रहती हैं, लेकिन मौसीकी की खिदमत करनी पड़ेगी। खिदमत करेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, और सिर्फ ठप्पा लेके घूमेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, पिछले 5 दशक से आप लोग संगीत में हैं, कई राग आप लोगों के फेवरेट होंगे, पसंदीदा होंगे। आप दोनों के कौन कौन से राग हैं जो बेहद पसंद है आपको गाना? हमें देखिए, सबसे ज़्यादा यमन, दरबारी, पहाड़ी, शिवरंजनी, तोड़ी, और राग सारे अच्छे हैं। पसंद की बात की है आपने, तो ये हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये नहीं है कि वो दूसरे राग ख़राब हैं, ये हमारी पसंद है, तो हमें इसमें हमारी कंपोजिशन ही आपको काफ़ी मिलेंगी। देखिए, राग देश भी है, सारे मापनी सानी दा पा मा गे रे से। आपने ये- कहा भी था, दिल को, जिगर साहब की गज़ल इसमें है, दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई के दोस्त का पैगाम आ गया, दिल को सुकून। वैसे भी इस गुनगुनाहट के बाद हम बिल्कुल निशब्द हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया द लेंस.in पर हमसे बातचीत करने के लिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और जल्द से जल्द आपसे दोबारा मुलाकात हो। तो आज थी ये ख़ास बातचीत पद्मश्री डॉक्टर अहमद हुसैन साहब और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब से। फिर एक नए एपिसोड के साथ, एक नई बातचीत के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।